स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में क्लास 10th विज्ञान के लिए 2024 का जो सेट नंबर 6 चल रहा था उसका हम लोग लेक्चर नंबर 4 करने वाले हैं। इसके पीछे मैंने इसका 3 लेक्चर दे चुका है। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिए। ये आपका सेट नंबर 6 चल रहा है। इसके पीछे मैंने ऑलरेडी इसका 5 सेट करा दिया है। उन पांचों सेट को यदि अभी तक आपने तैयार नहीं किया है तो जाकर जरूर तैयार कर लीजिए। यदि आप 2025 के एग्जाम में 95 प्लस स्कोर करना चाहते हैं अभी से, तो आपके लिए बस एक ही उपाय है कि आप 2024 के जितने सेट है, सर कितने सेट है बाबू, 7 सेट है। यदि आपने इन सातों सेट को अच्छे से तैयार कर लिया, हर एक प्रश्न को बार बार सॉल्व कर लिया, लगा लिया, याद कर लिया बाबू, तो यहाँ से आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा और 2025 एग्जाम में आप एक अच्छा स्कोर कर देंगे। ठीक है, कम से कम समय में कुछ नहीं पड़ा है तो बस आपको अब 2024 के सातों सेट को लगाना है, क्योंकि अब आपके पास उतना टाइम नहीं रहा कि आप किताब को पूरा खत्म कर पाएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस 2024 के सातों सेट को सॉल्व करना है। ये ऑलरेडी आपका सेट नंबर 6 चल रहा है। इसके पीछे मैंने 5 सेट करा दिया है। एक और सेट बचा है जिसको मैं जल्द से जल्द कंप्लीट करा दूंगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके हम अब अगले वाले प्रश्न को करते हैं। ठीक है, थोड़ा मैं इसको फोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, और इस वीडियो हम लोग इसके आगे वाले प्रश्न को करेंगे। ठीक है, अब जूम करता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, चलिए इसके पीछे मैंने 21 तक प्रश्नों करा दिया था। इस सॉरी 21 नहीं, आपको मैंने हाँ आपको 22 प्रश्न करा दिया था, 22 नंबर प्रश्न कंप्लीट करा दिया था। इस वीडियो में हम लोग 23 और 24 नंबर प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, जो आपका 23 और 24 नंबर प्रश्न है इसको देखेंगे तो आपका पूरा प्रश्न क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 23 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी प्रतिरोधक में धारा प्रवाहित करने पर, किसी प्रतिरोधक में धारा प्रवाहित करने पर वोल्ट मीटर तथा अमीटर को कैसे जोड़ते हैं। यदि आप किसी प्रतिरोधक में धारा प्रवाहित करते हैं तो वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ते हैं और अमीटर को कैसे जोड़ते हैं उसको आपको लिखना है। और ये प्रश्न कितने नंबर का है, ये 2 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, क्योंकि 23 में 2 वाला दूसरा दिया है, ये दोनों प्रश्न 2-2 नंबर का है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसका उत्तर मैंने लिखा है, पहले ओरली सुन लीजिए, उसके बाद मैं बता देता हूँ कैसे लिखना है। ठीक है, तो प्रतिरोधक में धारा प्रवाहित करने पर जो वोल्ट मीटर होता है इसे समांतर क्रम में जोड़ते हैं, और अमीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर कैसे लिख रहा है मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, देखिए आपको एग्जाम में कैसे लिखना है उसको मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ठीक है, आपको लिखना है कि वोल्टेज मापने के लिए, वोल्टेज मापने के लिए वोल्ट मीटर को प्रतिरोधक के समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। ठीक है, वोल्टेज मापने के लिए किसका उपयोग होता है, वोल्ट मीटर को, और इसको प्रतिरोधक के किस क्रम में जोड़ना चाहिए, समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। ठीक है, पहला हो गया। अब आपको धारा किस क्रम में जोड़ना चाहिए उसको देख लीजिए। तो धारा मापने के लिए, धारा मापने के लिए अमीटर को प्रतिरोधक के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। धारा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, अमीटर को, और अमीटर को प्रतिरोधक के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। ठीक है, तो ये आपसे पूछ रहा था कि प्रतिरोधक के साथ वोल्ट मीटर और अमीटर को किस क्रम में जोड़ना चाहिए, तो वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए और अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। ठीक है, तो आशा करते हैं कि इस प्रश्न को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक है, अब इसी का जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, इसका न्यूमेरिकल प्रश्न दिया है, उसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। न्यूमेरिकल प्रश्न क्या है, देखिए इसको। न्यूमेरिकल प्रश्न है, कह रहा है कि 500 वाट का रेफ्रिजरेटर 12 घंटा प्रतिदिन उपयोग लाते हैं। रेफ्रिजरेटर द्वारा 30 दिन तक कितनी किलोवाट घंटा ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये आपका मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है। एक बार और समझिएगा कि 500 वाट का एक रेफ्रिजरेटर है जो 12 घंटा प्रतिदिन उपयोग में लाया जाता है। रेफ्रिजरेटर द्वारा 30 दिन तक कितनी किलोवाट घंटा ऊर्जा का उपयोग होगा। किलोवाट घंटा को हम लोग यूनिट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं, जो आपके घरों में उपयोग होता है। ठीक है, 1 यूनिट 2 यूनिट। ठीक है, तो किलोवाट घंटा को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए इस न्यूमेरिकल को मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत न हो। ठीक है, इस न्यूमेरिकल को एकदम ध्यान से समझिएगा बाबू, एकदम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या दिया है, इसका सूत्र क्या, ध्यान समझिएगा। सूत्र क्या, तो उसको ध्यान समझिएगा। एक सूत्र होता है यूनिट, किलोवाट घंटा बोले चाहे यूनिट बोले, दोनों क्या होता है। इसका सूत्र होता है
वाट गुणे क्या होता है, ध्यान देखिएगा यहाँ पर, वाट गुणे घंटा गुणे दिन गुणे उपकरणों की संख्या, उपकरणों की संख्या एक सूत्र होता है बटा 1000। इस सूत्रों को यदि आप याद रख लिए तो आपका इससे कोई प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, इससे कोई प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। कह रहा है सूत्र क्या होता है, यूनिट या किलोवाट घंटा बोलिए, किलोवाट घंटा, यूनिट बोलिए चाहे किलोवाट घंटा बोलिए, दोनों एक ही है। ठीक है, तो क्या होता है कि सूत्र वाट गुणे घंटा गुणे दिन गुणे उपकरणों की संख्या, मतलब कितना उपकरण आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, बटा 1000। ठीक है, तो आपको प्रश्न में क्या दिया है, वाट का मतलब कितना वाट दिया है, 500 वाट, तो 500 वाट लिखिए। घंटा कितने घंटा यूज कर रहे हैं, 12 घंटा, तो 12 लिखिए। कितना दिन, प्रतिदिन, ठीक है, कितना दिन बाबू, दिनों से कितना दिया, 30 दिन दिया ना, 30 दिन तक यूज करने में। और आपके उपकरण कितना है, एक है, क्योंकि रेफ्रिजरेटर बस बोला था, तो रेफ्रिजरेटर एक ही है, तो 1/1000। ठीक है, देखिए ध्यान समझिएगा, आपको 500 वाट दिया है तो वाट के जगह 500 रख दिया। कितना दिन चल रहा है, आगे पीछे लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। कितना घंटा चल रहा है, 12 घंटा चल रहा है। कितने दिन चल रहा है, 30 दिन तक यूज किया जा रहा है। और उपकरण कितना, एक ही है, रेफ्रिजरेटर एक ही है, तो एक लिख दिया बट्टा 1000। अब इसको सॉल्व कर लियो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, इस दो जीरो से ये दो जीरो कट गया। अब क्या बचा आपका, 12 तिहाई, 12 बार 36, और 36 पर कितना होता है, 180 किलो वाट घंटा। ये क्या आपका आंसर हो गया। ठीक है, 180 किलो वाट घंटा, ये क्या आपका आंसर हो गया है। आशा करते हैं कि न्यूमेरिकल एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। इस सूत्रों को यदि आप याद रखेंगे तो इस तरह का प्रश्न कोई भी बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए आशा करते हैं कि प्रश्न समझ में आ जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कर बाबू ध्यान से, अगला प्रश्न कह रहा है, किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का चित्र बनाकर दिखाइए। बहुत आसान प्रश्न है ये, आपको एक क्षण चुंबक लेना है और उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित कर देना है। तो चलिए इसको मैं आपको करा देता हूँ। ठीक है, देखिए मान लीजिए क्या है, आपका एक क्षण चुंबक है। ठीक है, ध्यान समझिएगा यहाँ पर, मान लीजिए क्या आपका क्षण चुंबक है, जिसको आप दंड चुंबक बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्षण चुंबक हो गया। यहाँ पर क्या होता है, ये नॉर्थ होता है, इधर इधर क्या होता है, साउथ होता है। ठीक है, हो गया। अब क्या करना है, इसके चारों तो क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र प्रवेश करना है। तो कैसे करेंगे, ऐसे कर देंगे। ठीक है, जब जानते हैं कि नॉर्थ से किधर जाता है, साउथ की तरफ जाता है। ठीक, आपको ऐसे ही अच्छे से बनाना एकदम अपने कॉपी में, ताकि आपका एग्जाम में एक भी नंबर ना कटे। ठीक है, इस तरह हो गया। ठीक, ठीक है, इस तरह आपको क्या करना है, बना देना है। ठीक है, ठीक, इस तरह आपको बना देना है ताकि आपको अच्छा ना मिले। ठीक है, अपने कॉपी में आपको एकदम अच्छे से बनाना है। एक इधर नॉर्थ से किधर जाता है, साउथ की तरफ क्या करता है, जाता है। ठीक है, तो इस तरह आपको दर्शा देना है। ठीक है, तो इसी तरह क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र बल क्या करना है, दर्शा देना है, एकदम अच्छे से बनाना है ताकि आपका एक भी नंबर न कटे। ठीक है, आशा करते हैं कि ये प्रश्न एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब वो चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कह रहा है कि इसी में कह रहा है कि धारावाही परिनालिका के कारण, धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र किन किन कारकों पर निर्भर करता है। मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है, जो आपका धारावाहिक परिनालिका है। ठीक है, वो चुंबकीय क्षेत्र किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो चलिए मैंने इसका उत्तर लिखा है, उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो आपको इसमें क्या लिखना है, उसको ध्यान से हम लोग समझिएगा। ठीक है, इसमें आपको लिखना है कि परिनालिका में फेरों की संख्या पर, किस पर निर्भर करता है, परिनालिका में फेरों की संख्या पर। फिर आपको लिखना है कि परिनालिका में प्रवाहित धारा पर। ठीक है, और क्या लिखना है, परिनालिका में नर्म लोहे का क्रोड इस्तेमाल करना। ठीक है, जो आपका धारावाहिक परिनालिका है, ये चुंबकीय क्षेत्र के कारण, चुंबकीय क्षेत्र परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की कारकों पर निर्भर करता है। जो आपका चुंबकीय क्षेत्र होता है, एक परिनालिका में फेरों की संख्या पर निर्भर करता है, परिनालिका में प्रवाहित धारा पर निर्भर करता है, परिनालिका में नर्म लोहे का क्रोड इस्तेमाल करना होता है। ठीक ना, अगर आप किसी परिनालिका को चुंबकीय क्षेत्र में रख देंगे तो इन इन कारकों का करेगा, वो निर्भर करेगा। ठीक है, आशा करते हैं कि ये भी प्रश्न अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आपका अगला प्रश्न है, इसी में का 3 प्रश्न दिया गया। ठीक है, तो कितने नंबर का प्रश्न, 6 नंबर का है। ये भी 2 नंबर का, ये भी 2 नंबर का, और ये भी 2 नंबर का है। इसमें अथवा करके प्रश्न दिया गया है, आप जिसको चाहे उसको कर सकते हैं। चाहे आप अथवा वाला करिए, ये नीचे वाला, और चाहे ऊपर वाला करिए। ठीक है,
तो अब इसमें का तीसरा प्रश्न है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है। मोस्ट वांटेड वाला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। कम से कम 6वां सेट में करा रहा हूं, इसके पीछे का 3 से 4 सेट में प्रश्न आ चुका है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ठीक है, तो चलिए इसको मैंने एकदम आसान भाषा में लिखा है, मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या होता है, आप इसको जरूर से जरूर रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा वो। ठीक है, देखिए क्या लिखना है, आपको लिखना है सबसे पहले हेड लगाना है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। आपको ब्लैक पेन से हेड लगाना है और इसके नीचे अंडरलाइन कर देना है ब्लैक पेन से। ठीक है, और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का प्रयोग कब करते हैं बाबू, जब हमको बल की दिशा ज्ञात करना होता है। तो ये भी क्वेश्चन बार बार आया है कि किसी चालक में, किस चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग करते हैं, तो ब से बाएं, मतलब फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का प्रयोग करते हैं किसके लिए, बल की दिशा ज्ञात करने के लिए। तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या होता है, इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी व मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत रहे, इस स्थिति में तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, माध्यमा धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो अंगूठा बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। बस आपको इतना ही लिखना है। 2025 के लिए मोस्ट वांटेड नियम होने वाला है। क्या कहता है कि आपको अपने बाएं हाथ को लेना है, आपको बाएं हाथ को अपने लेना है और उसमें इस तर्जनी, इसको बोलते हैं तर्जनी, इसको बोलते हैं मध्यमा, इसको बोलते हैं अंगूठा, इन तीनों को इस प्रकार लेना है कि तीनों परस्पर क्या रहे, लंबवत रहे। इस तरह का डायग्राम बने लंबवत का। ठीक है ना, ध्यान से, जो लंबवत तीनों क्या रहे, परस्पर लंबवत रहे। तो इस स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति में जो तर्जनी होता है, जिसको बोलते हैं तर्जनी, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करेगा। और जो मध्यमा है बीच वाला, ये धारा को दिशा को प्रदर्शित करे, तो ये जो अंगूठा है ये बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो बस यही आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम था कि इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी व मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत रहे, इस स्थिति में तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, माध्यमा धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो अंगूठा बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ये वाला नियम एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब इस तरह क्या हुआ, आपका 24 का टोटल प्रश्न मैंने कवर कर दिया, अथवा वाला आपको नहीं करना है। ठीक है, ठीक है, मैंने जो इसमें दोनों में से इंपोर्टेंट था मैंने उसको करा दिया, ऊपर वाला इंपोर्टेंट था मैंने इसको करा दिया है। ठीक है, तो अब हम लोग अगले वीडियो में उपभाग 2 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में आपका उपभाग 1 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।